हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कार्य स्टार्ट हो चुका था, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11-12 का पूरा सिलेबस, जिसमें हम सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को भी, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में भी बातचीत करेंगे और इसी तरीके से लेक्चर्स आपके लिए आगे आते रहेंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। बेटा क्लियर है? तो चलिए बेटा फटाफट से हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और आज इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ी थी, जिसमें हमने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और डिफरेंट स्टडीज पढ़ी थी, जो कि टेलर ने अपने टाइम पे बताई थी कि किस किस तरीके से हम काम को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। आज हम उसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं एक नई टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसका नाम है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या होता है बेटा? एक टाइम के बाद एक एम्प्लॉय जो है फिजिकली और मेंटली थक जाता है। अगर उसे एक समय के बाद प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसके अंदर फैटिक आ जाएगा। फैटिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं आलसपन आ जाना या थकावट आ जाना। तो अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ दे डोंट टेक रेस्ट व्हाइल वर्किंग। एक इंडिविजुअल बेटा अगर फिजिकली और मेंटली थक जाएगा कहीं ना कहीं, अगर उसे काम के दौरान बीच बीच में रेस्ट नहीं मिलता है। यहां पे टेलर बोलना चाहते हैं कि जो रेस्ट इंटरवल्स होते हैं, यानी कि जो बीच बीच में रेस्ट दिया जाता है, उससे हर एक इंडिविजुअल वर्कर का स्टेमिना भी वापस से रीगेन हो जाता है और वो अपनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा। तो यहां पे टेलर ये बोलना चाहते हैं कि फैटिक को स्टडी करके हम वो अमाउंट और वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक इंडिविजुअल वर्कर को कितने कितने टाइम में रेस्ट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और वो अपना टारगेट अच्छी तरीके से अचीव कर पाएगा। तो यहां पे ये बोला जाता है कि फैटिक को स्टडी करना, यानी कि एम्प्लॉयज कब थकेंगे फिजिकली और मेंटली, इसको एनालाइज करना और कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने अमाउंट में हर एक इंडिविजुअल वर्कर को इंटरवल चाहिए ताकि वो अपने टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। उसको स्टडी करके हमें क्या करना है, रेस्ट का टाइम थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि हर एक इंडिविजुअल अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाए, अपने हायर स्टेमिना के साथ काम कर पाए और अपनी हायर वर्किंग कैपेसिटी के साथ वो क्या कर पाए बेटा, काम कर पाए। इसे हम बोलते हैं फैटिग स्टडी। अब एक और स्टडी बताई है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसको समझिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टेलर ने क्या बोला है कि वर्क को दो तरीके से डिवाइड करो, एक एफिशिएंट होंगे और एक इनएफिशिएंट होंगे। कैसे समझिए? उन्होंने ये बोला कि जो वर्कर एफिशिएंट होगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसे क्या दिया जाएगा? उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो वेज का सिस्टम होता है, यानी कि जो पेमेंट का सिस्टम होता है, वो डिफरेंट होना चाहिए। जो इफेक्टिव काम कर रहा है, जो एफिशिएंट रहते हुए काम कर रहा है, उसे ज्यादा पैसा दिया जाए। जो इनएफिशिएंट काम कर रहा है, जब वो देखेगा कि एफिशिएंट काम करने वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट किया गया दिन का कि जो भी व्यक्ति 10 यूनिट बनाएगा वो एक स्टैंडर्ड काम माना जाएगा, और जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन या जो भी एम्प्लॉय 10 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उसे 40 रुपये यूनिट क्या मिलेंगे बेटा, ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसमें क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज डिटरमाइंड एज 10 यूनिट्स एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट 50 पर यूनिट एंड दोज बिलो विल गेट ₹40 पर यूनिट। मतलब स्टैंडर्ड सेटअप किया गया 10 यूनिट का, जो 10 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा बेटा उसे 50 रुपए मिलेंगे पर यूनिट के, और जो 10 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करेगा बेटा उसे 40 रुपए मिलेंगे पर यूनिट के। बात समझ में आई है नहीं है बेटा आप लोगों को? तो देखिए एक एफिशिएंट वर्कर था जिसने 11 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो उसे 50 रुपए के हिसाब से 550 रुपीज मिले। एक इनएफिशिएंट वर्कर था जिसने सिर्फ 9 यूनिट का प्रोडक्शन किया और उसे 40 रुपए के हिसाब से 360 पर डे मिले। तो इसमें डिफरेंस कितने का आया बेटा? 190 का डिफरेंस आया। ये 190 रुपीज का जो डिफरेंस आया है, ये ही काफी है एक इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए, ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए। मतलब जो एफिशिएंट पर्सन है उसे ज्यादा रिवॉर्ड के साथ उसको, है ना, फ्लरिश किया जाए, और जो इनएफिशिएंट पर्सन है उसे थोड़ा सा कम पैसा दिया जाए। जब इनएफिशिएंट पर्सन को थोड़ा कम पैसा मिलेगा और एफिशिएंट पर्सन को थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो जो ज्यादा पैसा उस एफिशिएंट पर्सन ने अर्न किया है, ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा बेटा एक इनएफिशिएंट पर्सन के सामने। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की बात करी टेलर ने कि दो अलग अलग वर्कर्स को जिनकी कैपेसिटी अलग अलग है, इनको उनके अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से क्या किया जाए, पेमेंट किया जाए। उसके बाद 7th हम बात करते हैं बेटा मेंटल रिवोल्यूशन के। मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल रिवोल्यूशन में यहां पे टेलर बोलना चाहते हैं कि वर्कर्स के एटीट्यूड को बदलना,
मैनेजमेंट के साथ साथ और कंपटीशन के साथ साथ। मतलब देखिए, मार्केट लगातार चेंज होता जा रहा है और कंपनी के अंदर भी इंटरनल कंपटीशन बहुत सारा रहता है। तो यहाँ पे टेलर ये बोलना चाहते हैं कि हमें वर्कर्स के एटीट्यूड को इस तरीके से चेंज करना है ताकि वो कंपटीशन की फीलिंग को कॉपरेशन में कन्वर्ट कर पाए और साथ के साथ वो समझ पाए बेटा कि हम सबको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हुए काम करना पड़ेगा, ना कि कॉम्पिटिटिव रहते हुए काम करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी के गोल तभी ही अचीव हो पाएंगे जब सब साथ मिलकर एक ही डायरेक्शन की तरफ काम करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है टेलर ने कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पे इंक्रीज किया जाए रादर देन फाइट एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। भाई कंपटीशन की फीलिंग रख के काम करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि कंपनी के गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो आपको कॉपरेशन की फीलिंग रखते हुए क्या करना पड़ेगा बेटा, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेलर इस तरीके के मेंटल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्कर्स का एटीट्यूड इस तरीके से चेंज करना है मैनेजमेंट को लेकर कि वो कंपटीशन की फीलिंग से कहां पे शिफ्ट हो पाए, कॉपरेशन की फीलिंग पे शिफ्ट हो पाए और साथ के साथ वो कंपनी के गोल के लिए काम कर पाए, ना कि वो पर्सनल कॉम्पिटिटिवनेस पे ध्यान लगाए। क्लियर बेटा। और क्या बोलते हैं टेलर साहब, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट करना। जैसे रॉ मटेरियल कहां से आएगा, इसके स्टैंडर्ड को सेट करना, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने में कितना टाइम लगेगा, इसको सेट करना, मशीनरी कौन सी होगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगे, हर एक चीज के एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हो, इस तरीके से काम होगा और इस स्टैंडर्ड के साथ काम होगा। स्टैंडर्ड वो बेंचमार्क होते हैं बेटा जिससे प्रोडक्शन के दौरान काम बहुत सक्सेसफुली क्या हो पाता है, इंप्लीमेंट हो पाता है। तो टेलर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी कोई सी भी हो, हर एक बिजनेस एक्टिविटी का एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए ताकि सही तरीके से काम हो पाए और बिजनेस के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सक्सेसफुली क्या हो पाए बेटा, इंप्लीमेंट हो पाए। इससे काफी सारे एडवांटेजेस हैं। क्या, स्टैंडर्ड सेट होगा तो प्रोडक्शन की कॉस्टिंग कम आएगी। स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाएगा तो हम जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। और स्टैंडर्ड सेट कर देने से हमारी सेल्स भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और सेल इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा टर्नओवर भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट करने की बात कर रहे हैं बेटा कौन, टेलर। और लास्ट उन्होंने बात करी है बेटा सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि किसी भी काम को करने में कोई भी अगर फालतू की अनवांटेड चीजें आ रही है, उन अनवांटेड चीजों को क्या करते चलो, एलिमिनेट करते चलो। मतलब काम को आसान बनाते हुए चलो। जिन भी फालतू की चीजों पे हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिन भी फालतू के अनवांटेड वर्क पे हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन सबको क्या किया जाए बेटा, एलिमिनेट किया जाए। उन सबको एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, नोकिया, टोयोटा एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड हैव कैप्चर्ड अ लार्ज शेयर इन द मार्केट। स्टैंडर्ड सेट करो हर एक बिजनेस एक्टिविटी का, और जो भी अनवांटेड वर्क है या जो अनवांटेड कोई भी एक्टिविटी है, उनको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है हमारे प्रोडक्ट में से, जिससे हम क्या कर पाए, अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाए और मार्केट में एक बड़ा शेयर अचीव कर पाए। सो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। आई होप आपको ये टेलर की सारी टेक्निक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी बेटा। और यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा सी कुछ केस स्टडीज के बारे में, जिसमें हम केस स्टडीज का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और हेनरी फेयोल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है, किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो भी हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, हम वहां पे आपको आंसर कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आना मत भूलना, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फुल रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज का इस्तेमाल करके हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आगे जल्दी में चैप्टर नंबर 3 आपके लिए लेके आऊंगा, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर भी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।